तो अमेरिका में दूसरी बार ट्रंप युग की शुरुआत हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही ट्रंप ने कहा कि अब अमेरिका के स्वर्णिम युग की शुरुआत हो गई है। ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दोहराया और कहा कि अब कोई भी देश अमेरिका का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। हम अपनी संप्रभुता बनाए रखेंगे और अब अमेरिका में घुसपैठ भी नहीं होगी। The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. तो अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप एक्शन में आ गए हैं और कई ताबड़तोड़ फैसले ट्रंप ने लिए हैं। आपको बता दें, पद संभालते ही कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन किया गया है। उन्होंने बड़ी संख्या में बाइडेन सरकार के 78 फैसलों को रद्द कर दिया है। अमेरिका के WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने के भी आदेश पर साइन किए जा चुके हैं। इसके अलावा पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के बाहर होने का भी ऐलान किया जा चुका है। आपको बता दें, 2021 में कैपिटल हिल पर हुए हमले के जो दोषी थे, करीब 1500 लोगों को माफी दे दी गई है। साथ ही साथ गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। यूएस मेक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की भी घोषणा की जा चुकी है। ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल ट्रंप ने स्पेन समेत ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस और चीन के अलावा भारत भी शामिल है। ट्रंप ने पिछले साल दिसंबर में ही ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की ओर इशारा किया था। Spain is very low. And yet, are they a BRICS nation? What? They're a BRICS nation, Spain. You know what a BRICS nation is? You'll figure it out. But, and if the BRICS nations want to do that, that's okay, but we're going to put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. You know what the BRICS is, right? You guys know. You know what I'm saying, right? आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि ट्रंप के शासन में भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने लिखा कि मैं हमारे दोनों देशों को लाभ पहुंचाने और दुनिया के लिए बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए एक बार फिर साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि आगामी सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। तो डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए चांस है या फिर चैलेंज, और ट्रंप की नीतियों का भारत पर क्या होगा असर, इसी पर ही आज बड़ी चर्चा हम आवाज अड्डा में करेंगे। शाम 7:57 पर जरूर देखिए। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली के चुनावी दंगल की। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के दूसरे हिस्से में केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान किया है। संकल्प पत्र जारी करते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी सरकारी संस्थाओं के माध्यम से छात्रों की पूरी शिक्षा फ्री करेगी। साथ ही घोषणा पत्र में ऑटो चालकों और घरेलू कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं और जीवन बीमा देने का भी ऐलान किया गया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले छात्रों को 15,000 रुपए की सहायता, एप्लीकेशन फीस और किराए का रियम्बर्समेंट दिया जाएगा। ये भी बड़ा वादा बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया है। वहीं अनुसूचित जातियों के छात्रों को 1,000 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स को कोलेटरल फ्री लोन और साथ ही साथ आपके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए एसआईटी के गठन का वादा भी बीजेपी ने आज संकल्प पत्र में किया है। दिल्ली के युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे, ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी कर सकें, उनके मां बाप पर कोई बोझ ना बने, हमारे दिल्ली के युवा शानदार रिजल्ट दे सकें और परीक्षा केंद्र की यात्रा की लागत भी और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट तक प्रतिपूर्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।
ये वायदा है हमारा दिल्ली के युवाओं से, और दिल्ली के युवाओं से कहता हूं, ये मोदी की गारंटी है। तो बीजेपी के संकल्प पत्र पर अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी मुफ्त शिक्षा बंद कर देगी। आम आदमी पार्टी की सरकार पहले से ही दिल्ली में सबको मुफ्त शिक्षा दे रही है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। स्कूलों में तो सबको मुफ्त शिक्षा मिल रही है, जरूरतमंदों को थोड़ी मिल रही है, सबको ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये सबको अब मुफ्त शिक्षा बंद करके जरूरतमंदों को देंगे। इसका मतलब लोग इनके नेताओं के घर के चक्कर काटेंगे कि मेरा भी मुफ्त करा दो जी, मेरा भी मुफ्त करा दो जी। आज दिल्ली के 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबकी शिक्षा मुफ्त है। आज इन्होंने घोषणा कर दी कि दिल्ली में मुफ्त शिक्षा बंद कर दी जाएगी। परसों इन्होंने घोषणा की थी दिल्ली में मुफ्त इलाज बंद कर दिया जाएगा। साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में रामायण को लेकर अरविंद केजरीवाल के एक बयान पर बवाल मच गया है। दरअसल केजरीवाल ने विश्वास नगर में एक चुनावी सभा के दौरान कहा कि भगवान राम के वनवास के दौरान सोने का मृग बनकर रावण आया था और माता सीता का हरण कर लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सोने का हिरन है। उनके इस रामायण ज्ञान को लेकर बीजेपी आक्रामक हो गई। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि जंगल में माता सीता के हरण के वक्त रावण नहीं, मारीच ने मृग का रूप धारण किया था। बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक चुनावी हिंदू हैं। वो और उनके आका राहुल गांधी जी के रग रग में तुष्टीकरण है। वो अरविंद केजरीवाल जी का आज चुनावी हिंदू चेहरा दिल्ली और देश की जनता के सामने आ चुका है। चलिए अब आपको देते हैं मार्केट का पूरा अपडेट। तेज उतार चढ़ाव के बीच बाजार भारी गिरावट पर बंद हुआ। आज के बाजार में सेंसेक्स निफ्टी में करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 7 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ। इंट्राडे में 7 जून 2024 के बाद पहली बार निफ्टी 23,000 के नीचे फिसला। सेंसेक्स की बात करें तो ये 1235 पॉइंट गिरा, वहीं निफ्टी 320 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में बिकवाली रही। साथ ही बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में भी बिकवाली देखने को मिली। आज के बाजार में सबसे ज्यादा गिरावट रियलिटी, एनर्जी, पीएसई शेयर्स में रही। वहीं ऑटो, बैंकिंग, आईटी शेयर्स में भी भारी बिकवाली दर्ज की गई। तो बजट में वित्तीय घाटा लक्ष्य 4.9% से 4.7% संभव है। ये कहना है इकीगई एसेट मैनेजर के फाउंडर और सीईओ पंकज टिब्रेवाल का। पंकज टिब्रेवाल ने कहा कि अभी रिटर्न से ज्यादा कैपिटल प्रोटेक्शन पर ध्यान देना जरूरी है। पहला कि वो ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है कि नहीं। गवर्नमेंट ये ट्राई करेगी कि हम फिस्कल ग्लाइड पाथ में चलते रहें, और जो 4.9 लास्ट बजट में हमने कहा था, हमारा अनुमान है वो 4.7 इस बार हो सकता है, और आगे की 2026 में ये 4.5 के आसपास होगा। तो अगर फिस्कल ग्लाइड पाथ है तो ग्रोथ कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। और तीसरी चीज अगर आप ध्यान दो तो इस साल हमारा अनुमान है कि कैपिटल गेन्स टैक्स और एसटीटी से गवर्नमेंट को करीबन 2.5 लाख करोड़ का कलेक्शन होगा, और थोड़े साल पहले ये नंबर मामूली सा 20-25 हजार करोड़ ही था। तो क्लियरली 10 गुना बढ़ोतरी हुई है, और थैंक्स टू कैपिटल मार्केट्स, और इसके कारण हमारा पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लेकिन अगर मार्केट इसी तरह कंसोलिडेटेड मोड में रहा नेक्स्ट 12-18 महीने, तो ये नंबर में भी कहीं ना कहीं डाउनसाइड हो सकती है, which can weigh on the government finances. तो सीएनबीसी आवाज पर हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आने वाले बजट से अलग अलग सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं। इसी कड़ी में आज आपको दिखाते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर आने वाले बजट से क्या उम्मीद कर रहा है। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने सेक्टर के कुछ लोगों से बात की है और उनकी बजट विश जानी है। आइए आपको दिखाते हैं। समूचे टेक्सटाइल सेक्टर की बजट विश जानते हैं। भरत भाई, क्या वित्त मंत्री से आपकी गुजारिश है? इस बार बजट के लिए हमारे सबसे प्रथम अग्रिम जो हमारी गुजारिश है वही है कि जो गारमेंट बांग्लादेश और चाइना से इंपोर्ट हो रहा है वो यहाँ की इंडस्ट्री को बहुत कुछ नुकसान दे रहा है। तो उसके ऊपर जरूर से जरूर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए ताकि यहाँ की इंडस्ट्री बच सके और यहाँ अपने लोगों को और ज्यादा अपने प्रोत्साहन दे सकें। तो ये हमारी बहुत पुरानी मांग है, लेकिन इस बार इस पर हम लोग विश्वास रखते हैं कि वित्त मंत्री इस पर जरूर कार्यवाही करेगी। आप क्या कहेंगे?
सर हम टेक्सटाइल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ाने की मांग करते हैं, जिसमें हमें टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के लिए नए इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क मिले, जहां पावर और पॉल्यूशन कंट्रोल की जवाबदारी गवर्नमेंट ले। और अभी तक सर जो PLI स्कीम है वो सिर्फ बड़े यूनिट्स के लिए, हम चाहते हैं छोटे यूनिट्स MSME के लिए भी PLI स्कीम लागू हो सर। कुछ और प्रतिक्रिया लेते हैं। आप उमेश भाई क्या कहेंगे? फिलहाल इंडस्ट्री के अंदर स्किल लेबर की खूब शॉर्टेज चल रही है, तो मेरा ये मानना है कि जो अभी रूरल एरिया में मनरेगा स्कीम चलाई जा रही है, उसी प्रकार की एक स्कीम, मनरेगा टाइप की स्कीम अर्बन एरिया में भी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? मैं छोटे व्यापारियों के लिए कहना चाहूंगा कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां आ गई है, उनके सामने छोटे व्यापारी अपने व्यापार को चला सके, उसके लिए कुछ सरलीकरण किया जाए। बिल्कुल। भरत भाई कुछ ऐड ऑन? नहीं, इस बार बजट के अंदर पूरी इंडस्ट्री की अपेक्षा ये है कि पिछली बार करीब 4400 करोड़ का आवंटन किया गया था। इस बार हमारा विचार है कि कम से कम 20 से 25% का टेक्सटाइल सेक्टर के लिए वृद्धि की जाए, क्योंकि बहुत सारे फोकस एरियाज है जिसके अंदर हमको सरकार का इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है। उसके अंदर एक टेक्निकल टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल पार्क है, PLI स्कीम है, छोटे उद्यमियों के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है। इस प्रकार और गारमेंट को और बढ़ावा मिले, लेबर रोजगार पैदा हो, इसके लिए कम से कम हमें निवेदन करते हैं वित्त मंत्री से कि 25 से 20% तक का मिनिमम बजट एलोकेशन टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बढ़ाया जाए। चलिए बुलेटिन में अब बात करते हैं हमारी खास मुहिम की। बजट पर हर साल CNBC आवाज बनता है, आपकी आवाज। इस साल भी हम आपकी आवाज को बुलंद करने जा रहे हैं एक खास कैंपेन के जरिए जिसका नाम है मेरा बजट मेरी आवाज। यहाँ आप अपनी बजट विश लिस्ट बता सकते हैं और आपको हम ये बता दें कि आपकी ये बजट विश CNBC आवाज के साथ साथ हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जाएगी। तो आप किस तरह से वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको सुनाते हैं दर्शकों की तरफ से भेजी गई कुछ बजट विश। हम आज की तारीख में उम्मीद रख रहे हैं कि बजट 2025 में एक बड़ा पैराडाइम आने वाला है। रियल एस्टेट सेक्टर भी बहुत ही उम्मीद रख रहे हैं और समझते हैं कि इसमें कोई चेंजेस आएंगे जहां हमें घर खरीदने में आसान हो जाएगा। पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र को बहुत ही खटका लगा है। 18 महीने से पहली बार मैं देख रहा हूं कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेल्स की संख्या कम होती जा रही है। ये बहुत ही नेगेटिव बात है और हम समझते हैं कि वित्त मंत्री कुछ यहाँ इंटरवेंशन करेंगी कि इसको, ये जो रुकावट आई है, जो स्लो डाउन हुआ है, वो फिर तेजी के रफ्तार से फिर उम्मीद रखते करेंगे। PMAY स्कीम वो एक ऐसे स्कीम है जो इसमें फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम पहुंच पाएंगे जो अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र में खरीदना चाहते हैं। माननीय वित्त मंत्री से इस बजट में त्रिवेणी संगम की आशा है। अगले साल इस साल से भी कम वित्तीय घाटा हो और फिस्कल प्रूडेंस के पाथ पे जो आप चल रहे हैं उसे और आगे लेके जाइए। कंजम्पशन थोड़ा सबड्यूड है, सॉफ्ट है, तो टैक्स में रियायत देके कंजम्पशन को सपोर्ट करिए। अगले साल इस साल से भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करिए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलता रहे। निवेश ज्यादा करिए, टैक्स में रियायत दीजिए और फिर भी फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अपनाइए। ऐसा त्रिवेणी संगम आए, ऐसी हमारी गुजारिश है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बजट विश भी CNBC आवाज के जरिए वित्त मंत्री तक पहुंचे तो इसका तरीका बेहद आसान है। आपको बस अपने स्मार्टफोन से 90 सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड करना है। बेहतर होगा वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त आप अपने स्मार्टफोन को वर्टिकल मोड में रखें और साथ ही साथ इसे HD क्वालिटी सिलेक्ट करके ही हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप करें। और आपको बता दें कि जब आप वीडियो भेज रहे हैं तो आप अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें।
आपका ये वीडियो CNBC आवाज के साथ साथ हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पर भी पोस्ट किया जाएगा। अब बात करेंगे द ग्रोथ कोड की, जो ग्रो और CNBC आवाज की एक खास पहल है और आज हम आपको समझाएंगे कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग में क्या फर्क है। अक्सर लोग एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग यानी HFT के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन असल में दोनों थोड़े अलग हैं। दोनों के बीच अंतर है स्पीड और स्ट्रैटेजी का। एल्गो ट्रेडिंग एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करके ऑटोमेटिकली ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता है, जिनके कुछ सेट रूल्स होते हैं, जैसे प्राइस, वॉल्यूम या टाइम। इसका लक्ष्य है ट्रेड्स को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करना, ह्यूमन एरर्स कम करना और एक्यूरेसी इंप्रूव करना। ये ऑर्डर रूटिंग, मार्केट मेकिंग या आर्बिट्राज जैसी स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करता है। इसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स के साथ साथ इंडिविजुअल ट्रेडर्स भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग यानी HFT एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का ही एक हिस्सा है, जो ट्रेड्स को बहुत तेजी से एग्जीक्यूट करता है। इसमें सबसे ज्यादा फोकस स्पीड पर होता है। कभी कभी ये लाखों ट्रेड्स को माइक्रो सेकेंड्स में ही एग्जीक्यूट कर लेता है। इसका लक्ष्य है छोटे प्राइस मूवमेंट्स का फायदा उठाना, जो केवल माइक्रो सेकेंड्स तक ही रहते हैं। दूसरी ओर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म के साथ लॉन्ग टर्म भी शामिल रह सकता है। तो क्या ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है? एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक्सेसिबल है, क्योंकि ऑटोमेटेड ट्रेडिंग टूल्स के जरिए ये इंडिविजुअल ट्रेडर्स के लिए भी उपलब्ध है। लेकिन HFT को इंप्लीमेंट करने के लिए बड़े तकनीकी निवेश और रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जो आम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए संभव नहीं है। बजट से आम लोगों की बड़ी उम्मीद होती है कि सरकार टैक्स कटौती का उनको तोहफा दे। एक शब्द जो आप बार बार सुनते हैं वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन उस छूट को कहा जाता है जो सैलरी टैक्स पेयर की इनकम से काटकर अलग कर दिया जाता है। इसके बाद बची हुई आय पर ही इनकम टैक्स कलेक्ट होता है। फिलहाल पुरानी रजीम में ये 50,000 पर है और नई रजीम में इसे 75,000 पर रखा गया है। लोगों की मांग है कि इस सीमा को और बढ़ाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको अभिनेता सैफ अली खान से जुड़ा एक अपडेट दे दें कि सैफ अली खान की अस्पताल से छुट्टी हो गई है। अब वो पहले से बेहतर है और अपने घर चले गए हैं। करीना कपूर खुद सैफ को घर लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंची और ये भी जानकारी दी जा रही है कि सैफ अली खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही पुलिस ने क्राइम सीन को भी रिक्रिएट किया, जिसके लिए उन्होंने आरोपी को सैफ के घर तक लेकर गए और पुलिस की टीम हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद को लेकर सैफ के बांद्रा आवास सदगुरु शरण बिल्डिंग पर भी पहुंची। यहां आरोपी ने बताया कि किस तरह से वो बिल्डिंग में घुसा, कहां गया और अपार्टमेंट के अंदर वो कैसे पहुंचा। इसके अलावा आरोपी को नेशनल कॉलेज बस स्टॉप और बांद्रा स्टेशन पर भी ले जाया गया, ताकि उसके फरार होने के बाद रास्तों को भी सत्यापित किया जा सके। पुलिस को क्राइम सीन से CCTV फुटेज के अलावा 19 फिंगरप्रिंट्स और फॉरेंसिक सबूत मिले हैं। आरोपी शरीफुल के मुताबिक वो बांग्लादेशी है जो पिछले कुछ महीनों से मुंबई में रह रहा था और उसे बांग्लादेश वापस जाने के लिए पैसे चाहिए थे। इसीलिए उसने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर की रेकी भी की थी और चोरी के लिए सैफ का घर चुना था। तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर को लेकर गहरी चिंता जताई है। अमिताभ बच्चन ने कहा कि सरकार को पोलियो की तरह इसके खिलाफ भी अभियान चलाना चाहिए। It took us almost 8 years of very healthy and strong campaigning to talk about those 2 drops that needed to be taken to cure polio. I would want to urge, if at all it can be heard, to all the government organizations, if they can lend their support to this new program and this new campaign that we've just spoken of and heard of from Dr. Barve and the other doctors, we will be able to achieve a great lot more. I offer my services towards this campaign and I shall be ready to do whatever I can in my capacity. अगर हम पोलियो को हटा सके तो इसको भी हटा देंगे।
तो आपने सुना फैटी लीवर को लेकर अमिताभ बच्चन ने अभियान चलाने की अपील की है। तो क्या है फैटी लीवर की समस्या, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। चलिए अब बात करते हैं द ग्रोथ कोड की, जो ग्रो और सीएनबीसी आवाज की एक खास पहल है। और आज इस कड़ी में हम आपको समझाएंगे कि मार्केट मैनिपुलेशन के 2 सबसे कॉमन फॉर्म्स के बारे में, जो है स्पूफिंग और लेयरिंग, और कैसे आप इससे बच सकते हैं इसकी भी जानकारी देंगे। मार्केट मैनिपुलेशन बाजार का एक ऐसा फैक्टर है जिससे हर ट्रेडर और निवेशक को सतर्क रहना चाहिए। मार्केट मैनिपुलेशन के तरीकों में स्पूफिंग और लेयरिंग का काफी इस्तेमाल किया जाता है। ये तरीके दूसरों को गलत सिग्नल देकर गुमराह करने के लिए अपनाए जाते हैं। पहले स्पूफिंग की बात करते हैं। इसमें जानबूझकर बड़े ऑर्डर लगाए जाते हैं। इसका उद्देश्य दूसरे ट्रेडर्स को गुमराह करना और बाजार की कीमतों के बारे में गलत जानकारी देना है। इससे ट्रेडर्स बाजार की कीमतों में बदलाव के बारे में गलत अनुमान लगाते हैं और उसी दिशा में ट्रेड करते हैं। जब मैनिपुलेटर्स देखते हैं कि बाजार की कीमतें उनके अनुमान के हिसाब से बदल रही हैं, तो वो अपना ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। इससे दूसरे ट्रेडर्स को ट्रेंड फॉलो करने का इल्यूजन मिलता है और उनका नुकसान होता है। लेयरिंग भी एक तरह की मार्केट मैनिपुलेशन है जो स्पूफिंग से मिलती जुलती है। लेयरिंग में कई ऑर्डर्स अलग अलग प्राइस लेवल्स पर प्लेस किए जाते हैं ताकि मार्केट ज्यादा एक्टिव दिखाई दे। ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं होते, बस दूसरे ट्रेडर्स को ये दिखाने के लिए होते हैं कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। जब दूसरे ट्रेडर्स रिएक्ट करते हैं, मैनिपुलेटर्स अपने ऑर्डर्स कैंसिल कर देते हैं। इससे बाजार की कीमत में अचानक बदलाव आ सकता है और अन्य ट्रेडर्स को नुकसान होता है। सवाल यह है कि ट्रेडर्स इन दोनों हथकंडों से कैसे बचें। सबसे पहले सामान्य ऑर्डर बुक एक्टिविटी पर नजर रखें। अगर ऑर्डर्स जल्दी प्लेस और कैंसिल हो रहे हैं या मार्केट डेप्थ में अचानक बदलाव आ रहा है तो सतर्क हो जाएं। मार्केट के बजाय लिमिट ऑर्डर्स का इस्तेमाल करें। अचानक आए प्राइस मूवमेंट पर सोच समझकर रिएक्ट करें। लेयरिंग को पहचानने के लिए ऑर्डर फ्लो एनालिसिस जैसे टूल्स का इस्तेमाल करें। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।